क्वांटिटी के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ लिया था भाई, हाँ है ना, ये बताओ क्लियर है स्केलर क्वांटिटी सभी को? फटाफट लिखो चैट बॉक्स में यस और नो। क्लियर है भाई सभी को? चलो अब ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट जो अब हम लोग देखेंगे वो है वेक्टर क्वांटिटी। पिछली क्लास में मैंने ये बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी का जो डिवीजन होता है वो दो तरीके से करते हैं। एक तरीके के हिसाब से फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक फंडामेंटल, दूसरा पहला तो है हमारा फंडामेंटल, दूसरा डिराइव्ड, और तीसरा जो था वो था हमारा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है। इस डिवीजन को हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरा जो डिवीजन था वो ये था स्केलर, वेक्टर और टेंसर, जिसमें हमें स्केलर वेक्टर तो यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। और इस चैप्टर में हम बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी टेंसर के बारे में हमें थोड़ा बहुत बस पता होना चाहिए कि हाँ यार ये ऐसी क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। 11th-12th में या ड्रॉपर में हमें बस स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी से ही डील करना है। देखो वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा, इससे पहले जो हमने स्केलर वाला पार्ट देखा था उसमें यही देखा था कि किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। जैसे केवल और केवल, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे देखें तो मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इन सबको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। देखो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओगे तो उससे ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे डेफिनेशन आपको ये लिखा रहता है कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हो, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो यार आखिर हम ये बोल रहे हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हो, तो डायरेक्शन की जरूरत कैसे पड़ती है, कैसे उसके बिना हम ये बोलते हैं कि ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं हुआ, वो समझते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है, कोई भी 2 kg 4 kg का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मैंने ये बोला कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो 10 मीटर डिस्प्लेस किया हमने। कितना मीटर? 10 मीटर डिस्प्लेस कर दिया हमने। अब एक बात बताओ कि अगर 10 मीटर अगर डिस्प्लेस कर दिया हमने तो इसका क्या आप नया पोजीशन बता सकते हो? हाँ या ना बोलो। मैंने बोला कि ये जो m मास का जो ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर डिस्प्लेस हो, ठीक है। मैं बोलूं इसका नया पोजीशन आप बताओ, क्या बता पाओगे? हाँ या ना फटाफट रिप्लाई करो भाई। क्या इसका नया पोजीशन बता सकते हो आप? नहीं बता सकते। आर्यन ने बोला है कि सर बता सकते हैं। बताओ भाई कहाँ पे होगा? आर्यन बताओ कहाँ पे होगा? बता सकते हैं क्या, ये बताओ आर्यन। बता सकते हैं बट डायरेक्शन पता हो तब। बिल्कुल बात सही है यार। अब ये नया पोजीशन इसका कहाँ पे होगा? ये 10 मीटर डिस्प्लेस होने के बाद हो सकता है यहाँ पहुंच जाओ, यहाँ पे पहुंच सकता है, इधर कहीं पहुंच सकता है, इधर कहीं पहुंच सकता है। ये अगर अर्थ है तो इसके नीचे भी जा सकता है 10 मीटर। तो यार अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट के बारे में
सिर्फ और सिर्फ अगर मैं मैग्नीट्यूड बता दूं तो ये हमारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगा। हाँ या ना भाई बोलो। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड बताऊं तो ये हमारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगा, आप उसका नया पोजीशन नहीं बता सकते। यानी जब भी अगर हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर बताना होगा तो उसके साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बताना होगा, उसके साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको अगर आप एक्सप्रेस करना चाहो तो मैग्नीट्यूड तो बताओगे ही भाई। ठीक है, और साथ साथ क्या बताने की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्शन। ठीक है, चलो एक तो ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट में, चलो भाई हमें ये समझ आ गया कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत है, बात सही है। नेक्स्ट एक देखते हैं फोर्स के बारे में, नेक्स्ट एक क्वांटिटी और देखते हैं फोर्स के बारे में। ठीक है, देखो यहां भी मान लो एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, मैंने ये बोला पता है इस ब्लॉक के ऊपर मैंने 30 न्यूटन का फोर्स लगाया और थोड़ी देर तक लगाया, मैंने 10 सेकेंड 20 सेकेंड जो भी टाइम है उतने टाइम के लिए 30 न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने। अब बताओ कि उस ऑब्जेक्ट का नया पोजीशन क्या होगा, बता पाओगे, बोलो भाई, क्या उस ऑब्जेक्ट का नया पोजीशन बता पाओगे आप? 30 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, थोड़ी देर तक के लिए लगाया हमने, मैं ये बोल रहा हूं क्या उसका नया पोजीशन बता सकते हो? नहीं बता सकते। किस कारण से नहीं बता सकते ये बताओ? क्या आपको कौन सी चीज की जरूरत है? डायरेक्शन, सही बात है। यानी फोर्स के बारे में अगर मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया तो ये भी इसका एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगा। यानी फोर्स के बारे में आप जब भी बताओगे तो उस केस में भी आप मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और दूसरा डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग ये तो समझ ले कि भाई ऐसी क्वांटिटी हमारे पास जरूर है कि जिनके बारे में अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताना जरूरी है। ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताना जरूरी है, ये हमें समझ आ गया कि भाई बिना डायरेक्शन ऐसी क्वांटिटी को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी होती है जिनमें डायरेक्शन बताना जरूरी है वैसी क्वांटिटी को जो है हम लोगों ने एक अलग कैटेगरी में रखा जिसको बोला वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जरूरत क्यों है डायरेक्शन की ये हमें समझ आ गया। पिछली क्लास में जो भी क्वांटिटी हमने देखी थी उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत है। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया कि इन क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और दूसरा डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, चलो अब एक बात समझते हैं और इसके बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात करें हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट तो देखो यार अभी इससे वेक्टर का डेफिनेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वेक्टर का डेफिनेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो ध्यान से सुनते जाना भाई। जब भी एक बात बताओ कि जब आप करंट के बारे में बताते हो तो क्या केवल मैग्नीट्यूड बताते हो या डायरेक्शन भी बताते हो? बोलो भाई, केवल मैग्नीट्यूड बताने से हो जाता है काम या उसमें डायरेक्शन बताते हो आप? जतिन केवल मैग्नीट्यूड बताते हैं अपन? जतिन एक बात बताओ, मैंने अगर बोल दिया इस वायर के अंदर 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, क्या इसमें आप डायरेक्शन बताओगे?
इसमें डायरेक्शन बताना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बोलो भाई। क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन होता है भाई, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैंने बोला कि इस वायर से 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत होती है या नहीं होती है? बोलो। डायरेक्शन बताना पड़ेगा, बात सही है। तो अब यार अभी तक जो हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा, उसके हिसाब से ये वेक्टर होना चाहिए, उसके हिसाब से ये कैसा होना चाहिए? वेक्टर होना चाहिए। लेकिन ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर या स्केलर? ये बताओ, आपके हिसाब से बताओ, ये वेक्टर होगा या स्केलर होगा? जतिन बोल रहा है वेक्टर होना चाहिए। ठीक है भाई, जतिन का कहना है वेक्टर होना चाहिए। आज सारे गलत आंसर जतिन ही देगा। देखो भाई, ये होता क्या है? स्केलर। ये होता कैसा? स्केलर। क्यों? अब समझते हैं, इसके बारे में पहले समझते हैं कि आखिर इसको स्केल डायरेक्शन होने के बावजूद भी इसको हमने स्केलर क्यों बोला इसको? ठीक है, समझो। मान लो कि मैं इधर की तरफ 3 मीटर चला, इधर की तरफ 4 मीटर चला, मैं बोलूं मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना? ये एंगल 90 डिग्री, मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना? बोलो भाई, मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना? 5। ठीक है, सही है भाई, 3 4 है तो ये 5 हो गया। अब मैं बोलूं कि इधर से 3, इधर से 4, थीटा 60 डिग्री, क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट 5 या उससे अलग? 5 या उससे अलग? मेरा डिस्प्लेसमेंट 5 या उससे अलग कितना होगा? अभी पता ही नहीं करना, अलग होगा या 5 होगा? डिफरेंट। अदर देन 5, अदर देन 5। मान लिया x, मान लिया कितना? x। ठीक है, देखो मैं यहां से फिर से 3 चला, फिर से 4, एंगल 45। बोलो 5x या अदर देन 5? अगर इन दोनों से अलग होगा या इन्हीं में से कोई एक होगा? इन दोनों में से कोई एक या इनसे भी अलग? इन दोनों से ही अलग आया ना। ये तो एक नॉर्मल चीज है भाई, 3 मीटर इधर चला, थोड़ा सा टर्न लेके 4 और चल दिया मैंने। ठीक है, अलग अलग एंगल पे चल रहे हैं, यानी y होगा। कितना होगा? y। यार एक बार समझो, आदमी चला पहले 3 फिर 4, लेकिन अलग अलग एंगल पे चला तो रिजल्ट कुछ और मिल रहा है। अलग अलग एंगल पे उसने टर्न लेकर के चला तो रिजल्ट कुछ और ही मिल रहा है हर केस में। हाँ है ना भाई, 3 चला, 90 डिग्री का टर्न लिया तो 5 मीटर दूर है, 60 डिग्री का टर्न लिया तो कुछ और दूरी पे है, और 45 डिग्री के एंगल पे चला तो कुछ किसी और दूरी पे। ठीक है, अब इस तरीके से अगर हो रहा है, यानी एक बार देखो 3 और 4 ही मिल करके अलग अलग रिजल्ट निकाल रहे हैं। 3 और 4 मिल करके अलग अलग रिजल्ट निकाल रहे हैं। यानी अभी तक तो हम यही समझते थे भाई कि 3 और 4 को ऐड कर दो तो 7 ही आना, चाहे आप कुछ भी कर लो, 3 और 4 को ऐड करते थे तो 7 ही आता। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब भाई इस तरीके से नहीं है कि 3 और 4 को ऐड करोगे तो कभी यहाँ देखो 5 आ रहा है, कभी 6 आ सकता है, कभी 2 आ सकता है, कभी 7 आ सकता है, कभी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, यानी ये जो क्वांटिटीज हैं, ये नॉर्मल लॉ ऑफ अलजेब्रा, नॉर्मल लॉ
अलजेब्रा का मतलब क्या हुआ? नॉर्मल लॉ ऑफ अलजेब्रा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हम लोग अभी तक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो तो भाई ये श्योर है कि यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा, वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर होता तो 3 और 4 हमेशा ही साथ होना चाहिए था। बात क्लियर? नॉर्मल लॉ ऑफ अलजेब्रा जो हम लोग पढ़ते आए हैं अभी तक, केजी क्लास से लेके जो भी 10th क्लास में पढ़ते आए हो, वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। यानी वेक्टर क्वांटिटी जो है ये अपना इनका कुछ तो अलग अलजेब्रा है जो हमें अभी तक नहीं पता है। ठीक है, कुछ तो ऐसा अलग अलजेब्रा है जो कि हमें नहीं पता है और वही यहाँ पे फॉलो हो रहा है। यहाँ से देखो देखो देखो, मैंने ये बोला कि 3 और 4 मिल करके यहाँ पे कभी 5 भी बना रहे, कभी उससे भी अलग और उससे भी अलग। ठीक है, अब एक बात समझो कि अगर अलग अलग बना रहे 3 और 4 ही मिलकर कुछ और मिल, कभी कुछ मिल रहा है, कभी कुछ मिल रहा है, कभी कुछ मिल रहा है, यानी ये हमारा नॉर्मल लॉ ऑफ अलजेब्रा तो नहीं फॉलो कर रहे हैं। डिस्टरबेंस हो रही है पीछे भाई, कोई गाना बजाना भी कर रहा है क्या तुम लोगों में से? बताओ। चलो देखो, तो देखो यार, ये नॉर्मल लॉ ऑफ अलजेब्रा मतलब हमारा यही हुआ कि जो जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो पढ़ते आए हैं वो सारा, ठीक है, वो सारा जो है वो तो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी ये अपना कुछ नया अलजेब्रा फॉलो करेंगे। अभी वो अलजेब्रा क्या है वही इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे या फिर ये जो नए अलजेब्रा की बात कर रहे हैं कि वेक्टर कुछ अलग ही अलजेब्रा फॉलो करेंगे। बेसिकली हमारा पूरा चैप्टर इसी में जाने वाला है कि कैसे दो को ऐड करोगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, यही सब चीज हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक बात समझो यहाँ पे कि एक बात यहाँ पे जरूर क्लियर है कि यार 3 और 4 ही मिलके अलग अलग रिजल्ट प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग रिजल्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि वो अलग अलग एंगल पे टर्न ले रहा है। आया ना? यहाँ पहले में 90 पे टर्न लिया, दूसरे में 60, तीसरे में 45। जैसे ही अलग अलग एंगल पे टर्न लिया तो रिजल्ट अलग अलग। ठीक है, रिजल्ट अलग अलग आया। यानी ये जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं ये एंगल पे डिपेंड करते हैं। बात समझ आई? अभी बोलेंगे तो यही कि भाई वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा फॉलो करते हैं, लेकिन यार वो है क्या, वो तो पूरे चैप्टर में वही चलने वाला। लेकिन हम एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई अलग अलग रिजल्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि ये अलग अलग एंगल पे टर्न ले रहे हैं। ठीक है, यानी जो भी वेक्टर क्वांटिटी है वो सारा किस पे डिपेंड करेगा, यानी जो वेक्टर अलजेब्रा है, ठीक है, क्या है, लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, जो भी ये अब क्या है अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे इसके बारे में। यानी ये लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा जो है ये किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड्स अपॉन एंगल। ये हमें जरूर पता चल गया इस चीज, डिपेंड्स अपॉन एंगल, एंगल पे डिपेंड करते हैं, ये हमें पता चल गया है। ठीक है, क्लियर? इतनी बात बोलो हाँ, इतनी बात क्लियर है सभी के दिमाग में? जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ बिल्कुल आप वैसे ही विजुअलाइज करते जाओ, समझते जाओ, क्लियर होता जाएगा बिल्कुल। ये हमें पता चला भाई यहाँ से। ठीक है, पता चला भाई यहाँ से कि भाई दो वेक्टर का जो रिजल्ट आएगा वो एंगल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये नॉर्मल लॉ ऑफ अलजेब्रा फॉलो नहीं करते हैं, ये अपना कुछ अलग अलजेब्रा है जो हमें अभी तक नहीं पता है, और बस ये पता चला है कि ये एंगल पे डिपेंड जरूर करते हैं। ठीक है,
अब यहाँ से देखिए, अब ये चीज हम करंट पे अप्लाई करते हैं, फिर पता चलेगा कि ये स्केलर क्यों है। डायरेक्शन होने के बावजूद भी हमने इसको स्केलर का नाम क्यों दिया है। देखो ये 3 एम्पियर इधर से आया, 4 एम्पियर इधर से आया, इधर कितना जाएगा भाई बोलो, इधर कितना जाएगा, इधर कितना जाएगा, सभी ने बोला 7। ठीक है भाई, कितना जाएगा 7 एम्पियर। ठीक है बेटा, मैं बता रहा हूँ, आदत डाल लो रिप्लाई करने का। ठीक है, आदत डाल लो आप रिप्लाई करने का, रिप्लाई करोगे, एक्टिव रहोगे। ठीक है, उससे फायदा आपको तब मिलेगा जब डाउट पूछना रहेगा, आप हिचकिचाओगे नहीं, सीधा पूछ लोगे। और अगर रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो आप सोचते रह जाओगे, मैं आगे निकल जाऊंगा तब तक, फिर आप सोचोगे चलो बाद में वीडियो देखेंगे, फिर नुकसान आपका ही होना है। ठीक है, देखो 3 इधर से आया, 4 इधर से आया, जाएगा कितना 7। अब एक बात बोलो भाई, अब मैं वायर के बीच 30 डिग्री का एंगल रखूं या 60 डिग्री का एंगल रखूं या 50 डिग्री का एंगल रखूं, ठीक है, क्या ये हमेशा साथ ही आएगा भाई? आएगा। वायर को मैंने थोड़ा बहुत एंगल इधर उधर एडजस्ट किया, फिर भी रिजल्ट क्या हमेशा ही साथ आएगा। यानी एक बात समझो, कशिश ने बोला नहीं, बताओ कशिश ने बोला है नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कशिश ये बताओ। मेरे हिसाब से तो 3 आएगा, 4 इधर से 7 ही जाना चाहिए। ठीक है, जब हम एक करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो बोलेंगे कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कारण ऐसा होता है। यानी जितना चार्ज इधर से आएगा उतना ही चार्ज इधर जाएगा, यहाँ पे कोई चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा, इसीलिए जितना चार्ज इधर से आया उतना इधर से आया उतना ही इधर जाएगा। ठीक है, देखो क्लियर हुआ कशिश? बोलो बेटा, कशिश क्लियर हुआ? आया ना, फटाफट बोलो। चलो अब एक बात समझो कि यार ये एंगल पे तो इनकी डिपेंडेंसी है नहीं, जबकि हमने ये देखा था कि वेक्टर क्वांटिटी जो होती थी तो उनका रिजल्ट क्या आएगा वो एंगल पे डिपेंड करता था। क्या होता था? वो एंगल पे डिपेंड करता था वो चीज, कि 30 पे है कि 40 पे है कि 60 पे है कि 90 पे। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या बोला, और ये हमने बस अभी यही चीज बोला कि भाई लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा जो है वो क्या कर रहा है, एंगल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यानी इस कारण से इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो कैसी क्वांटिटी में चला गया, स्केलर क्वांटिटी में। कैसी क्वांटिटी में? स्केलर क्वांटिटी में। ठीक है, कि भाई यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है, करंट किस कैसी क्वांटिटी में चला गया, स्केलर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो मैग्नीट्यूड या रिजल्ट जो आ रहा है वो नॉर्मल लॉ ऑफ अलजेब्रा जो फॉलो करते हैं उसी के कारण आ रहा है। ठीक है, नॉर्मल लॉ ऑफ अलजेब्रा जो है वो फॉलो ये इनके द्वारा किया जा रहा है कि 3 और 4 7 होगा, 2 और 3 5 होगा, 3 और 6 9 होगा, तो नॉर्मल लॉ ऑफ अलजेब्रा ही फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए ये क्वांटिटी कैसी हो गई, स्केलर क्वांटिटी। अब एक डाउट ये आता है, वेक्टर एड टू हेड एंड टेल से होते हैं, आर्यन अभी कहाँ पहुंच गए तुम, दूसरी दुनिया में चले जा रहे हो। देखो भाई अभी तो अपने पास अभी तो वेक्टर लिखना सीखा नहीं हमने, ऐड कहाँ से करें। ठीक है, देखो भाई अब बोलोगे, एक डाउट ये आ सकता है कि सर ये हमने स्केलर में तो यही पढ़ा था कि जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, तो इसके पास तो डायरेक्शन है, फिर ये स्केलर कैसे? बोलो, ये डाउट आ सकता है भाई। स्केलर में हमने यही पढ़ा था कि भाई वैसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो केवल, तो फिर उस हिसाब से तो ये स्केलर में भी फिट नहीं बैठना चाहिए। बोलो भाई, हाँ
बोलो फटाफट, हाँ या ना। चलो यहां से देखते हैं, ये जो डायरेक्शन जो हमने दिया है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा कन्वेंशन है। वो क्या है? ये सिर्फ हमारा कन्वेंशन है। ठीक है भाई, कि मान लो इधर से इधर डायरेक्शन मानना, ये हमारा कन्वेंशन। हमने शुरू में माना कि भाई इसमें इधर से इधर मानना है, कुछ और जगह आपका अपोजिट डायरेक्शन में भी मान लिया जाता है, तो भी कोई बात नहीं। हमारा भी काम चल रहा है, उनका भी काम चल रहा है। ठीक है, जैसे मान लो नॉर्मल में करंट का डायरेक्शन किधर किया था, हम क्या मानते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वो हमारा करंट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, कई जगह पे नेगेटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को भी करंट मानते हैं, करंट का डायरेक्शन मानते हैं। तो यार हमारा भी काम चल रहा है, उनका भी काम चल रहा है, ना तो हमें कोई दिक्कत आ रही ना उन्हें कोई दिक्कत आ रही। तो ये जो डायरेक्शन है वो सिर्फ कन्वेंशनल डायरेक्शन है, हमने मान रखा है, हमने मान रखा है। इसीलिए ये अपने पास डायरेक्शन होने के बावजूद ये कैसी क्वांटिटी में चले जाते हैं, स्केलर क्वांटिटी में। भाई बोलो पहले, ये चीज क्लियर हुआ? वेक्टर का जो डेफिनेशन है, वेक्टर में क्या क्या चीजें होती हैं, और करंट क्यों स्केलर है, क्लियर? बोलो फटाफट, क्लियर सभी को? क्यों स्केलर हुआ ये चीज, करंट, वेक्टर में क्या क्या चीजें रहेंगी, ये सब चीजें क्लियर? ठीक है भाई, चलो चलो अब इसके बारे में लिखते हैं, वेक्टर के बारे में, वेक्टर के बारे में लिखते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज, ये डेफिनेशन है बेटा, लिखते जाओ एक एक जो चीज जो हमने समझा है, बस वही चीज मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हूं और कुछ नहीं। द फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude, which have magnitude, direction and follows vector law of algebra, या laws of vector algebra। अब ये अलजेब्रा है क्या, ये पूरा यही चीज हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। जैसे जतिन एक मिनट रुक जाओ, आते हैं तुम्हारी बात पे, तुमने पूछा है कुछ। आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, इनको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है भाई, चलो एक लाइन करंट के बारे में भी लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट is a scalar quantity, scalar quantity in spite of having direction, having direction। कारण क्या है भाई, because direction, because it doesn't follow, doesn't follow laws of vector algebra, laws of vector algebra,
लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा जो है वो फॉलो नहीं करता है, और बेसिकली ये होता क्या है, तो भाई एंगल पे डिपेंडेंस। ठीक है भाई, चलो बोलो भाई, डेफिनेशन क्लियर है सभी को? जो चीज हमने पढ़ी उसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा। क्लियर? बोलो भाई हाँ या ना। नहीं नहीं, देखो वायर का एंगल देखो, जैसे ना एक बार देखो, तुमने ये लिखा हुआ है सर करंट वायर की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है और वायर के एंगल पे, तो क्यों इसके लिए? ये मैंने बोला ही नहीं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है इसके दोनों के वायर के एंगल पे कहाँ डिपेंड करता है। आप 30 पे रखो, 60 पे रखो, 3 और 4 एम्पियर का अगर करंट जाएगा तो साथ ही जाएगा। कितना जाएगा? साथ ही जा रहा होगा, एंगल पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है। बोलो क्लियर हुआ? जतिन नहीं, बोलो भाई फटाफट। जतिन क्लियर हुआ? जंक्शन से पहले तो करता है। लो भाई, जंक्शन से पहले करने का मतलब क्या भाई, इसके पास डायरेक्शन होता है। ठीक है, वो भी एक कन्वेंशनल है, हमने मान रखा है। इसमें कोई एंगल पे डिपेंडेंसी नहीं है, या 3 आए फिर 4 आए तो कुछ और एंगल पे रहे तो 7 जाएगा, या किसी और एंगल पे आए तो 8 चला जाएगा। ऐसा नहीं होता। ठीक है, बात समझ आई? जतिन ये बताओ, जंक्शन से पहले करने का मतलब क्या है? ये पहले तो एक वायर से आ रहा है, इधर एक अलग वायर से आ रहा है, बाद में साथ ही जा रहे हैं, रिजल्ट तो चेंज ही नहीं हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, एक बार देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है। करंट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? करंट की बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन होता है उसमें, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, वो हम 12th में पढ़ेंगे भी। डायरेक्शन तो आए। एक बार देखो, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो चार्ज की वेलोसिटी इधर होगी, पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी इधर, नेगेटिव चार्ज की वेलोसिटी पीछे की तरफ। तो यार इसकी वेलोसिटी डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे, कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर हुई। मैं बोल रहा हूँ करंट में इधर की तरफ मान लू, या करंट में इधर की तरफ मान लू, दोनों से हमारा काम चलेगा। तो भाई डायरेक्शन की तो उतनी खास जरूरत है भी नहीं, वो तो हम बताने के लिए अपना कन्वेंशन हमने बताने के लिए ले लिया भाई, चलो इधर से चार्ज इधर फ्लो हो रहा है, वर्क जो है स्केलर। अब क्लियर हुआ जतिन? बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों स्केलर है ये समझ लिया। और ये जो एक नई चीज हमने देखी, लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, इसके बारे में हमें अभी तक बस यही चीज पता चली है कि यार ये एंगल पे डिपेंड करते हैं। होता क्या है ये अभी तक हमें नहीं पता। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग टेंसर क्वांटिटी के बारे में। तो ध्यान से सुनना यहाँ पे, किसके बारे में? टेंसर क्वांटिटी के बारे में। अब एक बात देखो, टेंसर क्वांटिटी की अगर बात करते हैं, इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ जो है हमें पता होना चाहिए कि हाँ यार ऐसी क्वांटिटी एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा हमें ज्यादा इसके बारे में नहीं पता। ठीक है, बाकी एक सिंपल एग्जांपल हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखो यार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम सुना है सभी? बोलो भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम सुना है सभी ने? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सुना है सभी ने? सक्षम, आर्यन, हाँ बोलो। आर्यन ने नहीं सुना, कोई बात नहीं, सिंपल एक बात समझते हैं। जैसे एक बात देखो, नहीं पता है ना तो भी कोई बात नहीं। देखो मान लो ये एक ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल m, ठीक है, m1, मान लो इसकी वैल्यू 50 kg।
और इसकी वैल्यू 5 kg। आपको अगर दोनों में से ऑप्शन ये दिया जाए किसी एक ब्लॉक को मूव कराओ, किसको मूव कराओगे? 5 kg, 50 kg, 5 kg या 50 kg? अगर आप किसी को इम्प्रेस नहीं करना चाहते हो तो किसको मूव कराओगे? 5 kg को, नहीं तो 50 kg को तो उठा करके ले जाओ। एक बार समझो, 5 kg को आपने 5 kg क्यों चुना? आपने 5 kg ही क्यों चुना? 5 kg क्यों चुना भाई? क्योंकि मूव कराना आसान है इसको, इसको मूव कराना आसान है, ठीक है, और इसको मूव कराना थोड़ा मुश्किल है भाई। ये आपको कैसे पता चला? साइड में तो सेम ही बना रखा मैंने। किस क्या देख करके पता चला? सेकंड लॉ देख के। इसमें सेकंड लॉ आपको दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है भैया। मास को देख के पता चला भाई, हाँ है ना भाई। ये वेट वर्ड यहाँ पे मत यूज करो यार, ठीक है। वेट जो होता है वो कुछ और ही होता है, मास कुछ और है, ठीक है। वेट और मास अलग अलग चीजें होती है। ये जनरली हम तोलन ये जानते हैं कि तुम्हारा वेट कितना है, बोलते हैं 60 kg 70 kg, वो वेट नहीं होता है भाई, वो मास होता है, ठीक है। बस जनरली ऐसे यूज कर दिया जाता है, लेकिन वो वेट जो होता है वो कुछ और ही होता है। आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। देखो भाई, 5 kg हो गया, इसको मूव कराना आसान है, क्यों? क्योंकि इसका मास कम है। इसका मास अगर m1 लिखो, इसके मास को m2 में लिखो, तो m1 जो है वो लेस देन m2 है। यही देख के आपको पता चला कि यार इसको मूव कराना आसान है और इसको मूव कराना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब एक बार देखो, मास देख के आपको ये पता चल रहा है कि किसको मूव कराना आसान है और किसको मूव कराना मुश्किल है। वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख के आपको ये पता चलेगा कि किसके अबाउट, ठीक है। जब भी आप रोटेट कराते हो कोई चीज तो किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराते हो? हाँ, ये बताओ। जब भी आप रोटेट कराओगे तो किसी ऑब्जेक्ट को तो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कराओगे, हाँ या ना? ये बोलो भाई, बोलो भाई, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कराओगे, ठीक है। अच्छा, m1 सॉरी m1 ग्रेटर देन m1 ग्रेटर देन m2, ठीक है। देखो, मान लो कि रोटेट कराने के लिए हम लोग देखेंगे कि किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करें, तो मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया जो है ये वैसी क्वांटिटी है जो हमें ये बताएगा कि किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना आसान है, किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना मुश्किल है। अब थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? बोलो भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में थोड़ा पिक्चर क्लियर हुआ? ज्यादा डिटेल में पर रोटेशन में पढ़ेंगे, बस बिल्कुल थोड़ी सी चीज समझ ली अपने को, ठीक है। विवेक एक बार देखो, मैंने क्या बोला? मास देख के आपको क्या पता चल रहा है भाई कि किसको मूव कराना आसान है और किसको मूव कराना मुश्किल है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख के क्या पता चलेगा कि किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना आसान है और किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना मुश्किल है। जैसे एक बार समझो यार, मैं इस सिलेंडर को इस एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करा सकता हूँ, इसके अबाउट भी रोटेट करा सकता हूँ, ऐसे इस तरह से भी रोटेट करा सकता हूँ, इसके अबाउट भी रोटेट करा सकता हूँ, इस तरह से। बोलो हाँ या ना? रोटेट करा सकता हूँ ना मैंने, ये जो 3 लाइनें ड्रॉ की है जिसके अबाउट रोटेट करा सकते हैं हम लोग।
तो अब एक बात देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ये आइडिया देगा कि किसके अबाउट रोटेट कराना आसान है भाई सिलेंडर को, किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना आसान है। जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, उसके अबाउट आप रोटेट कराओगे वो आसान होगा। अब क्लियर हुआ? अभी आते हैं, जतिन तुम ही बताओगे, जतिन तुम ही बताओगे, अभी मैं पूछूंगा तुम लोग ही जवाब दोगे किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है और किसके अबाउट रोटेट कराना आसान है। क्लियर हो गया? देखो, आप कभी सिलेंडर उठा करके ले गए या रोल कराए हो, जो गैस सिलेंडर होता है उसको रोल कराए हो कभी? आयन जो, या फिर मान लो एक जगह से दूसरे जगह अगर ले जाना है सिलेंडर को, अगर आप रोल करा करके ले जाना चाहते हो, ये मान लो ये हमारा गैस सिलेंडर, ठीक है, ये हमारा गैस सिलेंडर है, ठीक है। 3 ऑप्शन देता हूं, आप किसके अबाउट रोटेट कराओगे? 1, 2 और ये 3। आप कैसे रोटेट, किसके अबाउट रोटेट करा करके ले जाते हो? 1, 2, 3, किसके अबाउट? जतिन तुमने पूछा था किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, बोलो जवाब मिल गया। प्राची और आर्यन, ये लोग बोल रहे हैं 2 के अबाउट। यार तुम लोग, अभिषेक भी बोल रहे हैं। यार एक बात बताओ, तुम लोग ऐसे रोटेट करा करके ले जाओगे, मतलब गैस सिलेंडर को यही पे रख के और ऐसे रोटेट कराते रहो और वो सिलेंडर ऐसे अपने आप चला जाएगा? ऐसा थोड़ी करना है, इसको रोटेट करा के हवा में उड़ा दो फिर चला जाए। बोलो भाई, 3-4 लोगों ने 2 भी बोला है। यार तुम एक बात बताओ, ये वाली ये मान लो गैस सिलेंडर है, इसको इसके अबाउट रोटेट कराओगे तो ये आगे बढ़ेगा कि वही घूमेगा? एक ही जगह पे खेलते थोड़ी रहना है, मुझे आगे बढ़ाना है उसको। तुम लोग ये सोच रहे हैं स्पिनर है, बस स्पिनर है तो उसको रोटेट कराना। मैं ये बोल रहा हूँ इसको आगे रोटेट कराना है, किसके अबाउट रोटेट कराओगे? 1, 2, 3। भाई क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? देखो भाई, यानी इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसको आई से डिनोट करते हैं भाई। किससे? आई से। यानी आई अबाउट 1 जो होगा वो लेस देन होगा I2 एंड I3। पहले का अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कम होगा किससे? I2 और I3 से। ठीक है भाई, अब एक बात समझो, यहाँ पे ये मैं बोल रहा हूं, यहां से देखें तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी क्वांटिटी है, एक बार देखो ना, अगर आप तीसरे कबोर्ड अगर ऐसे रोटेट कराओगे, अगर इसको ऐसे रोटेट कराओगे और ज्यादा एफर्ट लगेगा, और ज्यादा एफर्ट लगेगा। थोड़ा फील करना है, देखो फील कैसे करते हो। मान लो एक बहुत बड़ा एक आपको एक डंडा दे दिया जाए और उसको मैं बोलूं इसके अबाउट रोटेट कराओ, मुश्किल होगा या नहीं? अगर यही मार्कर की लेंथ में कम से कम 10 मीटर कर दूं, इसके अबाउट रोटेट कराना मुश्किल होगा या नहीं होगा? बोलो जतिन, बोलो भाई क्लियर हुआ? चल, अब एक बार समझते हैं यार, मोमेंट ऑफ इनर्जी ऐसी क्वांटिटी है जो सेम ही सिलेंडर का इसके अबाउट अलग वैल्यू, इसके अबाउट अलग वैल्यू, इसके अबाउट अलग वैल्यू, हाँ सेम ही सिलेंडर का अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग वैल्यू। बोलो भाई क्या बोलते हो, बात सही है? बात सही है कि नहीं? हाँ है ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी अलग अलग वैल्यू, टू जेड एक्सिस वाला है। हम मान जेड एक्सिस मान लो, कहीं भी मान लो, सबके अबाउट तो सेम ही रहेगा, ऐसे चारों तरफ। यदि देखो
ऐसी क्वांटिटी जो होंगी इन्हीं को हम क्या नाम देंगे, टेंसर क्वांटिटी। इन्हीं को हम क्या नाम देंगे, टेंसर क्वांटिटी। मतलब समझे एक बार कि एक वैसी क्वांटिटी होती है जिनके पास अलग अलग पॉइंट के या अलग अलग एक्सिस के अबाउट सेम ही बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगी। ठीक है, यानी वैसी क्वांटिटी जिनके पास या जिनकी वैल्यू अलग अलग पॉइंट या अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग वैल्यू हो, वैसी क्वांटिटी हमारा क्या हो जाएगा, टेंसर क्वांटिटी। बात क्लियर हुआ? बोलो भाई, बोलो भाई, क्लियर हो गया? हाँ या ना, फटाफट बोलो, बोलो भाई फटाफट। एक बार मैं ये बोल रहा हूं कि वैसी क्वांटिटी जिनकी अलग अलग वैल्यू होगी सेम बॉडी की अलग अलग पॉइंट या अलग अलग एक्सिस के अबाउट। जैसे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग देख रहे हैं सब कम है, यानी कुछ अलग, इसके अबाउट कुछ अलग, इसके अबाउट कुछ अलग। तो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी हुई कि सेम ही बॉडी सेम सिलेंडर हुई, इसके अबाउट कुछ और, इसके अबाउट कुछ और इसके अबाउट कुछ और। नहीं, एक्सेस या अगर मान लो किसी केस में हम पॉइंट की भी बात करेंगे, ठीक है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम किस चीज का नाम देंगे, टेंसर क्वांटिटी का। बात समझ आई? पहले ये बोलो भाई। एक बच्चे ने बोला था नहीं सर, क्लियर हुआ? प्राची बोलो, बाकी सबको तो क्लियर था। बोलो भाई, प्राची फटाफट बोलो। चलो, तो क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, इसके बारे में लिख लेते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी which will have different values on different points or about different axes for the same body, for the same body will be called tensor quantity, will be called tensor quantity। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और स्ट्रेस और इलास्टिसिटी। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे हमारा, टेंसर क्वांटिटी। हाँ, एक्सिस और पॉइंट दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, देखो एक और चीज समझ लेते हैं, स्ट्रेस के बारे में जानते हो? हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो अभिषेक ने एक सही चीज पूछी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनर्शिया अलग होता है क्या। देखो, मोमेंट ऑफ कोई भी जो क्वांटिटी होती है वो किसके लिए होती है, रोटेटिंग इफेक्ट के लिए। ठीक है, जैसे मोमेंट ऑफ, अगर मान लो फोर्स जो होता है उसको टॉर्क का नाम देते हैं, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होता है उसको एंगुलर मोमेंटम का नाम देते हैं। ठीक है, तो इनर्शिया सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, लीनियर मोशन को अपोज करने की प्रॉपर्टी है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी रोटेटिंग, अगर आप किसी बॉडी को रोटेट करना चाहते हो, फिर वो जो अपोज करेगा उस या रेजिस्ट करेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कि कितना ज्यादा अपोज करेगा, कितना कम अपोज करेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो यार, ये मैंने एक वर्ड यूज किया है, डिफरेंट वैल्यू ऑन डिफरेंट पॉइंट्स। एक्सिस वाला तो देख लिया हमने, पॉइंट वाला कैसे, जैसे एक बार समझा, ये मान लो
एक ऐसी रैंडम शेप की बॉडी ले ली, यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में। स्ट्रेस का मतलब पता है सभी को? बोलो भाई, स्ट्रेस का मतलब पता है सभी को? स्ट्रेस क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, यही पढ़ा होगा स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया। थोड़ा थोड़ा पता है ना, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स अपॉन एरिया यही था। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में हमने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, याद होगा, फोर्स अपॉन एरिया। अब एक बात समझे, यहाँ पे मान लो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, डीएफ फोर्स लग रहा है, यहाँ पे कौन सा? थीटा एंगल पे। यहाँ पे डीएफ फोर्स लग रहा है कितना एंगल पे? थीटा एंगल पे। तो यहाँ से देखो बेसिकली ये कौन सा फोर्स होता है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ से अगर बात करोगे तो यहाँ पे स्ट्रेस अलग, यहाँ पे स्ट्रेस अलग, क्योंकि इनके बीच का थीटा चेंज हो गया। हाँ, इनके बीच का थीटा चेंज हुआ। ये फोर्स हम लोग किसी भी सरफेस या किसी भी क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लेते हैं, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर। तो ये क्रॉस सेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू आएगी, इसके परपेंडिकुलर कुछ अलग वैल्यू आएगी। बात समझ आई? ये बताओ भाई, अलग अलग वैल्यू आएगी, अलग अलग थीटा है तो। हाँ है ना? एक बार देखो, देखो फोर्स और एरिया अपने दोनों वेक्टर होगा। एरिया हम आगे चलेंगे वो डिपेंड करेगा, एरिया कैसा रहेगा जब 12th क्लास में आओगे तो ये बोला जाएगा कि ये स्केलर नहीं वेक्टर होगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि कैसी क्वांटिटी से हम लोग डील करने वाले हैं। एरिया भी आगे चल के हम वेक्टर की बात करेंगे। ठीक है, देखो फोर्स और एरिया अपने पास ये दोनों वेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे ये फोर्स का इधर कंपोनेंट जो आ रहा है एरिया के ऊपर, अगर मान लो फोर्स यहाँ पे मैं थीटा एंगल पे लगाऊं, यहाँ पे थीटा एंगल पे लगाऊं, तो इधर वाली जो वैल्यू है अलग, इस पॉइंट पे स्ट्रेस अलग होगा, इस पॉइंट पे स्ट्रेस अलग होगा। एक मिनट, मैंने क्या बोला? विच विल हैव डिफरेंट वैल्यू ऑन डिफरेंट पॉइंट्स। यहाँ पे देखो, मैं ये बोल रहा हूँ इस पॉइंट पे स्ट्रेस अलग, इस पॉइंट पे स्ट्रेस अलग हो सकता है। ये एक बार समझो, यहाँ पे मैंने अगर फोर्स इधर लगाया 30 डिग्री पे, यहाँ पे फोर्स 40 डिग्री पे, यहाँ पे कुछ और स्ट्रेस आएगा, यहाँ पे कुछ और स्ट्रेस आएगा। हाँ या ना? बोलो भाई, हाँ या ना? अलग अलग स्ट्रेस, यानी एक ही ऑब्जेक्ट के अलग अलग पॉइंट पे इसकी अलग अलग वैल्यू हो सकती है। इस लाइन के साथ थीटा 30, इस लाइन के साथ 40। यहाँ पे सेम फोर्स में लगा रहा हूँ लेकिन यहाँ पे अलग स्ट्रेस होगा, यहाँ पे अलग स्ट्रेस होगा। बोलो भाई, हाँ है ना? इसकी अलग अलग वैल्यू हो सकती है सेम पॉइंट पे, सॉरी अलग अलग पॉइंट पे। हाँ, ये पॉइंट और एंगल एक तरह से बोल सकते हो ये चीज। एक बार देखो, हमें इन इन चीजों को डील करने के लिए ना ये अपना अलग अलजेब्रा फॉलो करेंगे, वो हमें नहीं पढ़ना। ये इन चीजों को, ये जो चीजें हैं वो अपना अलग अलजेब्रा फॉलो करते हैं। वो जो सरफेस है विवेक, एक बार देखो, ये जो सरफेस है ना, ये लाइन के साथ हमने एंगल देखा, इस लाइन के साथ ये हमारा परपेंडिकुलर है, सरफेस के परपेंडिकुलर है, उसके साथ ये एंगल दिया हुआ। ठीक है, ये अपना अलग अलजेब्रा फॉलो करेंगे, इसीलिए इनको एक अलग नाम दे रखा हमने। बोलो भाई, क्लियर? और इनके बारे में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना कि टेंसर को कैसे पूरा डील करना। क्लियर हुई इतनी बात? हाँ बिल्कुल, वेक्टर का एक अपना अलग अलजेब्रा है, टेंसर का अपना एक अलग अलजेब्रा। क्लियर भाई?